महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम एक लैंड डील स्कैम में सामने आया है। मामला 40 एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि 1800 करोड़ की जमीन उन्हें सिर्फ 300 करोड़ में मिल गई, जिसके बाद अब वो विवादों में फंस गए हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से विपक्षी खेमे के साथ बैठी पार्थ की बुआ सुप्रिया सुले ने पार्थ पवार का खुला समर्थन किया, लेकिन इस मामले पर दादा शरद पवार थोड़ा अलग नजर आए। उन्होंने इसका विरोध किया। साथ ही मामले पर अन्ना हजारे का भी बयान आया है। इसी के साथ नाम आया पार्थ पवार के दो और सहयोगियों का। पार्थ ने जो जमीनें खरीदी हैं वो महार वतन की जमीनें हैं, जिनका इतिहास बहुत पुराना है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर विस्तार में बात करेंगे, जानेंगे कि पार्थ पवार का लैंड स्कैम डील से क्या कनेक्शन है, साथ ही जिन दो लोगों का नाम सामने आया है वो कौन है, मामले पर पार्थ के दादा शरद पवार ने क्या कहा है, साथ ही जानेंगे कि अन्ना हजारे का पक्ष क्या रहा। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। पार्थ पवार की कंपनी का नाम है अमीडिया होल्डिंग्स, जिसमें वो पार्टनर हैं। कुछ ही महीने पहले कंपनी ने पुणे के मुंडवा कोरेगांव पार्क स्थित इलाके में 40 एकड़ जमीन खरीदी। मार्केट रेट के मुताबिक इस जमीन की कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई गई, लेकिन कंपनी को यह जमीन मार्केट रेट से बहुत कम यानी सिर्फ 300 करोड़ में मिल गई। जब यह बात सामने आई तो राजनीतिक महकमे में विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद बावधान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। लेकिन जो शिकायत दर्ज हुई उसमें पार्थ पवार का नाम नहीं था। लेकिन पार्थ के अलावा दो और नाम हैं जो मामले के चलते हाईलाइट हो रहे हैं: दिग्विजय पाटिल और शीतल तेजवानी। मामले में दर्ज एफआईआर में इन दोनों के नाम शामिल है। हालांकि अजीत पवार ने शुक्रवार 7 नवंबर को दावा किया था कि ये लैंड डील रद्द कर दी गई है। उन्होंने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा था कि जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। सुनिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं। आणि मी कुणालाही माझ्या जवळच्या घरातल्या नातेवाईकांनी, माझ्या मुलांनी, माझ्या जे कोणी जवळचे सहकारी असतील यांनी कुणी जरी व्यवहार केला किंवा काही गोष्ट केली तर त्यांना मी सांगत असतो की संपूर्ण गोष्ट कायद्याच्या नियमाला धरूनच त्या ठिकाणी केली पाहिजे। आता या व्यवहारामध्ये मी जी माहिती घेतली त्याच्यामध्ये चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यावर आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री नागपूरला होते, त्यावेळेस मी त्यांच्याशी फोनवर संपर्क साधला आणि मी त्यांना सांगितलं जरी माझ्या घरातल्या जवळच्यांशी संबंधित असणारा हा विषय असला तरी तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात, तुम्हाला जे काही नियमाप्रमाणे करावं लागेल, त्याची चौकशी करावी लागेल, काय तुमच्या मनामध्ये समिती नेमायची असेल, जे काही करायचं असेल, कारण आपण एवढ्या मोठ्या राज्याचं नेतृत्व करतात ते करा। मला माझा त्या गोष्टीला पाठिंबाच राहील, कारण शेवटी वस्तुस्थिती आरोप करणं सोपं असतं, परंतु त्या आरोपातली वस्तुस्थिती काय आहे हे जनतेला कळणं देखील तितकंच महत्त्वाचं असतं। याबद्दलची माहिती घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की ह्या व्यवहारामध्ये 1 रुपया पण दिला गेला नाही, तरी मोठे मोठे आकडे सांगितले, मोठ्या मोठ्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या आणि विरोधकांनी पण आम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीनं टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला। साहजिकच आहे, विरोधक त्याचा बदनाम म्हणजे आम्हाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करणारच, तो त्यांचा अधिकार आहे, त्या खोलात मला जायचं नाही। परंतु मला आज संध्याकाळी कळालं की ह्यामध्ये ते जे काही डॉक्युमेंट झालेले होते ते सगळे कॅन्सल करण्यात आलेले आहेत। अब उन दो नामों पर वापस लौटते हैं, दिग्विजय पाटिल और शीतल तेजवानी। दिग्विजय पाटिल अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के भतीजे हैं। सुनेत्रा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। वहीं शीतल तेजवानी का नाम इससे पहले पुणे में सेवा विकास बैंक लोन फ्रॉड में भी सामने आया था। दर्ज हुई एफआईआर पर पुलिस ने मीडिया से बात करी है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज इवनिंग को बावधन पुलिस स्टेशन में श्री संतोष हिंगाने, ये सह जिला निबंधक है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्लास 1 मुद्रांक जिलाधिकारी, इन्होंने एक कंप्लेंट दी है इनके इंक्वायरी के तहत। उस कंप्लेंट में ऊना में मुंडवा में 40 एकड़ का जो दस्त नोंदनी बावधन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुआ था, जिसमें
गवर्नमेंट को जितना मुद्रांक शुल्क देना चाहिए था उतना भरा गया नहीं। इसके तहत एफआईआर आज रजिस्टर हुई है। इसमें 3 एक्यूज्ड के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है। उसमें जो है एक्यूज्ड वो है शीतल किशन चंद तेजवानी, दिग्विजय अमर सिंह पाटिल और रविंद्र बालकृष्ण तारू जो कि सब रजिस्ट्रार है। ये जो सेक्शंस है ये बीएनएस के सेक्शंस है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316 इंटू ब्रैकेट 5, 318 इंटू ब्रैकेट 4, 420 चीटिंग एंड कॉमन इंटेंशन 34। सुप्रिया सुले और पार्थ पवार वैसे तो राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन इस मामले में बुआ सुप्रिया सुले भतीजे पार्थ के समर्थन में नजर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रिया सुले ने समर्थन में कहा कि अगर सरकार का कहना है कि जमीन बेची ही नहीं जा सकती तो फिर जमीन की कथित बिक्री की जांच क्यों शुरू की गई। तहसीलदार का तो कहना है कि उसने कोई सौदा साइन ही नहीं किया। एक विभाग कहता है कि स्टैंप ड्यूटी 21 करोड़ की है तो दूसरा विभाग कहता है कि 6 करोड़ का नोटिस जारी करता है। असली सच क्या है? ये तो किसी बनाना रिपब्लिक जैसा लग रहा है। आखिर सरकार चला कौन रहा है? इसी के साथ उन्होंने तहसीलदार के सस्पेंशन का विरोध भी किया, उन्होंने इसे गलत बताया। वहीं मामले पर पार्थ पवार के दादा शरद पवार का भी बयान सामने आया। शरद पवार ने सुप्रिया सुले के बचाव वाले बयान से खुद को अलग करते हुए कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मत है। इसी के साथ उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम ले कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मामला गंभीर है तो ऐसे में उन्हें जांच करवानी चाहिए और फैक्ट्स को जनता के सामने रखना चाहिए। शरद पवार ने आगे कहा कि प्रशासन, राजनीति और परिवार अलग अलग है। एक परिवार के रूप में हम एक हैं लेकिन वैचारिक रूप से विभाजित हैं। मेरे एक पोते ने अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और अजीत पवार की पत्नी ने मेरी बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। मामले पर अन्ना हजारे का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्रियों के बच्चे गलत काम करते हैं तो इसके लिए मंत्रियों को ही दोषी ठहराना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पार्थ पवार विवादों में है। साल 2024 के जनवरी महीने में पार्थ एक बार विवादों में थे जब गजानन मार्ने के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। गजानन मार्ने पुणे के एक कुख्यात गैंगस्टर है। उस वक्त पार्थ पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गजानन मार्ने और उनकी पत्नी जयश्री मार्ने से मिलने पहुंचे थे और उनके साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और इसका विपक्षी खेमे ने काफ़ी विरोध भी किया था। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत केस के दौरान भी उनका नाम चर्चा में रहा था। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था। अब इस लैंड डील स्कैम पर तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। इस बीच एक पक्ष आरटीआई एक्टिविस्ट का भी है जो आरोप लगा रहे हैं कि मामले को हल्का बनाया जा रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये जो मामला दर्ज हुआ है ये बहुत ही वीक मामला दर्ज हुआ है, बहुत ही कमज़ोर मामला दर्ज हुआ है। एक्चुअली मैंने जैसे पहले कहा था कि अब ये जो सारी एजेंसियाँ है ये अपने अपने को बचाने की कोशिश करेगी। अगर सब ने मिल के ये पूरा चित्र देखा तो इसमें बहुत बड़ा एक क्राइम इन्वॉल्व लगता है। लेकिन अगर ये लोग अपने अपने अभी ये जो इन्होंने क्राइम दाखिल किया है इसमें सिर्फ ये स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हैं। बाकी जो क्राइम हुआ है, गलत डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, गलत तरीके से सरकारी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर दी है, इस पर कोई नहीं देख रहा है। और यही मैं कह रहा हूँ कि अगर सब अलग अलग तरीके से क्राइम दाखिल करेंगे तो इसमें कुछ नहीं हुआ और उसकी शुरुआत हो गई कि अब इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अब बात महार वतन की करते हैं। क्या है महार वतन की ज़मीनें? क्योंकि ये इस मामले में जो ज़मीनें बेची गई वो महार वतन की ज़मीन है जो कायदे से देखें तो सरकारी ज़मीनें हैं। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीनें काफ़ी बड़ी संख्या में हैं जिन्हें ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। महाराष्ट्र समेत आसपास के इलाकों में वतनदारी प्रथा काफ़ी पुरानी है, अंग्रेज़ों के दौर से भी पुरानी। इस प्रथा के तहत राजा अपने राज्य की कुछ ज़मीनें दान में दे देते थे। इस ज़मीन के बदले लोगों को सामाजिक कार्य करने होते थे, जैसे कि उस ज़मीन पर खेती करना और तमाम तरह के अलग काम जिससे कमाई हो सके। और उन ज़मीनों को खरीदने और बेचने पर भी रोक थी। और ये जिस ज़मीन को पार्थ पवार की पार्टनरशिप वाली कंपनी ने खरीदा है वो भी उसी महार वतन का हिस्सा है जिसे महार समुदाय को विरासत में दिया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान भी विरासत की ज़मीन देने की प्रथा चलती रही थी। उस दौरान भी लोग ज़मींदारों से तोहफे में मिली ज़मीनों पर खेती करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद इन ज़मीनों पर सरकार नई नीति लाई।
तब तक दान के तौर पर दी जाने वाली जमीनों के कई प्रकार मौजूद थे, जैसे राजनीतिक कार्यों के लिए दान में दी गई, धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी गई जमीनें, प्रशासनिक कार्यों के बदले दान में दी गई जमीनें। सरकार ने उत्तराधिकार और जागीर की इस व्यवस्था को बंद करने का फैसला किया और इसके पीछे कई सामाजिक कारण भी थे। साल 1998 में महाराष्ट्र सरकार वतन निर्मूलन अधिनियम लेकर आई और इसके तहत इन महार वतनों को खत्म कर दिया गया। इसके तहत आने वाली जमीनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सरकार जब इन जमीनों पर कब्जा कर रही थी तब इन जमीनों से अपना गुजारा चलाने वाले परिवार जो थे उनको सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा दिया गया। हालांकि फिर साल 1963 में इन जमीनों से जुड़ा एक और नियम बनाया गया, जिसके तहत इन जमीनों यानी महार वतन की जमीनों को मूल जमीन के मालिकों को वापस कर दिया गया और उनसे जमीन दर का 50% दान के रूप में लिया गया। और आज भी अगर इन जमीनों का इस्तेमाल खेतीबाड़ी के अलावा और किसी चीज के लिए होता है तो सरकार को 50% दान देकर उसका परमिशन लेनी होती है। हालांकि जमीनों की रजिस्ट्री तो मालिकों के नाम हो गई, लेकिन एक तरह से मालिकाना हक जो था वो सरकार के पास ही रहा। तो ये था इस मामले से जुड़े जो अभी तक अपडेट्स थे, और जो अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द रेड पॉइंट।